हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स। और मैं हूं गौरांग और आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए इस चैप्टर की कुछ वीडियोस और बनाई थी जिसमें हमने इस चैप्टर में अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुका है, जिसमें अभी तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया है। आज के सेशन में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें हमने चैप्टर के पहले के टॉपिक समझे थे, तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पेज को विजिट कर सकते हैं जहां पे आपको हमारी क्लास 6 to 12 सारी वीडियोस अवेलेबल मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 6 की रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स टॉपिक 6.3 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो चलिए शुरुआत करते हैं। So far we have learned about reproduction in some fabular animals. अभी तक आपने जिन एनिमल्स को आप थोड़ा बहुत जानते हैं, अभी तक आपने उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पढ़ ली। But what about very small animals like Hydra and microscopic organisms like Amoeba? अभी तक आपने किसके एनिमल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा? कुछ जान पहचान वाले एनिमल्स के जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें आप ज्यादातर देखते भी हैं, लेकिन उन बहुत छोटे छोटे एनिमल्स का क्या किया जो बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेन्स कहलाते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि हाइड्रा हो गई, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेन्स एमोएबा हो गई। डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस? क्या आप जानते हैं वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं? लेट अस फाइंड आउट। चलिए इसे भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ये लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग है, इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे जाने से पहले हम इस एक्टिविटी 6.3 को भी एक बार पढ़ेंगे। Get permanent slides of Hydra, observe them using hand lens or a microscope. अब आप क्या कीजिए, आप कुछ हाइड्रा की परमानेंट स्लाइड्स लाइए कहीं से, ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस या माइक्रोस्कोप। अब आप एक काम कीजिए, अगर आपके पास माइक्रोस्कोप वगैरह रखा हो या हैंड लेंस हो या फिर आप खरीद के उसे एक बार किसी में देखिए। अगर आप उसे माइक्रोस्कोप की मदद से हाइड्रा को देखेंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे? आप इस टाइप की जो बल्जेस आप देख रहे हैं, जो ऊपर इनके निकल रहे हैं बल्जेस टाइप, आप ये जो देख रहे हैं इनके, ये एक बल्ज यहाँ पे, फिर और बल्ज आप देखेंगे, और बल्ज आप देखेंगे। सो आप इन बल्जेस को हो सकता है अगर उसमें आप देख पाए, लुक आउट फॉर एनी बल्जेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। जो पेरेंट बॉडी है उसमें आपको हो सकता है ये बल्जेस टाइप के देखने के लिए मिले। काउंट द नंबर ऑफ बल्जेस दैट यू सी इन डिफरेंट स्लाइड्स, ऑल्सो नोट डाउन द साइज ऑफ ईच बल्ज, ड्रॉ योर डायग्राम ऑफ हाइड्रा एज यू सी इट, कंपेयर इट विद फिगर 6.11। तो इन्होंने कहा आप देखोगे वहां पे इस टाइप के कुछ बल्जेस, हर किसी में तो नहीं देखोगे लेकिन कुछों में देखोगे, कुछ हाइड्रा में किस टाइप के, आप मेरा कर्सर देखिएगा, यहाँ पे आपको कुछ कुछ बल्जेस दिख रहे होंगे, आपको सकता है उस टाइम ये बल्जेस देखने के लिए मिले। तो ये बल्जेस क्या है, आपको उनका डायग्राम बनाना है। अगर आप उन्हें देखें और इस फिगर 6.11 ये जो आपको दिखाई गई है इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बल्जेस है क्या, अब इन्हीं हम आगे पढ़ने वाले थे, जिनमें इन्होंने कहा लेट अस फाइंड आउट डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस, किस तरीके से एक हाइड्रा एमोबिया रिप्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे। आप इन ईच हाइड्रा देयर में बी वन और मोर बल्जेस। देखिए एक हाइड्रा में ऐसा नहीं है कि एक ही बल्ज है, एक भी बल्ज हो सकता है और कई सारे बल्ज भी हो सकते हैं। These bulges are the developing new individuals and they are called buds। ठीक है, अब ये जो आपने देखी हाइड्रा, ये क्या है, इन हाइड्रा में जो बल्जेस हैं वो क्या है, वो डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स है, मतलब एक तरीके से क्या है, न्यू इंडिविजुअल हैं जो फॉर्म हो रहे हैं, मतलब बॉन्ड हो रहे हैं। ठीक है, और उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बर्ड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं बर्ड्स? क्योंकि पेरेंट बॉडी के साइड में ही, मतलब पेरेंट बॉडी से जुड़कर ही उसमें से ग्रो हो रहे हैं। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन यीस्ट। अब आप याद कीजिए, जैसे कि आपने क्लास 7th में पढ़ा था कि बर्ड्स यीस्ट में किस तरीके से ग्रो होती है, मतलब यीस्ट बर्ड्स की फॉर्मेशन से किस तरीके से ग्रो होती है। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज आउटग्रोथ्स फ्रॉम ए सिंगल प्लांट। जिस तरीके से अगर आपको याद हो, आपने यीस्ट में पढ़ा था कि जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है, मतलब एक तरीके से न्यू बॉर्न बेबी फॉर्म होता है, वो किससे फॉर्म होता है,
वो यीस्ट में ही दोबारा ग्रो होता है, ठीक है। यीस्ट में और यीस्ट बड़ी बड़ी होती जाती है और उसी में एक चेन ऑफ यीस्ट बन जाती है, मतलब बहुत सारी यीस्ट उसी में ग्रो होने लग जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे होता है, यहाँ पे इस हाइड्रा में एक ही हाइड्रा से दूसरी हाइड्रा जुड़ी रहती है और फॉर्म होने लग जाती है। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज आउटग्रोथ फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, एक सिंगल पेरेंट से ही एक आउटग्रोथ फॉर्म होती है, जैसे कि आप फिगर 6.11 के थर्ड वाली इमेज में देख सकते हैं किस तरीके से ये हाइड्रा है पूरी, और इसका जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हुआ है इसमें, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से साइड में फॉर्म हो रहा है, डेवलप हो रहा है, ठीक है। This type of reproduction in which only single parent is involved is called asexual reproduction. इस reproduction की प्रोसेस में जिसमें एक ही क्या होता है, जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसे हम क्या कहते हैं, asexual reproduction कहते हैं। Since new individuals develop from birds in hydra, that this type of asexual reproduction is called budding, ठीक है। देखिए, जो अभी तक आपने पढ़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है मदर, एक होती है फादर, ठीक है, मेल और फीमेल एक ऑर्गन्स को रिप्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो ये इसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें ओनली एक सिंगल पेरेंट चाहिए होता है, ठीक है, क्या चाहिए होता है, ओनली एक सिंगल पेरेंट, उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंस न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा, हाइड्रा से ही और नए नए इंडिविजुअल्स निकल के आते हैं जिन्हें हम बर्ड्स कहते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग, और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप को हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। Another method of reproduction is observed in the microscopic organisms amoeba. Let us find out how this happens, ठीक है। अब इसके अलावा एक मेथड और होता है, ठीक है। अभी तक हमने बडिंग के बारे में पढ़ा, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपने कुछ मेथड तो क्लास 7th में ही पढ़ लिए थे, लेकिन एक नया मेथड जो आपने क्लास 7th में नहीं पढ़ा था वो है क्या है, जो एमोविया में होता है। अब देख लेते हैं ये एमोविया भी किस तरीके से रिप्रोड्यूस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से। You have learned the structure of amoeba. You will recall the amoeba is single-celled organs. आपने थोड़ा बहुत एमोइबा का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 7th के इस चैप्टर में, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था, मतलब देखा था कि एमोइबा किस तरीके की दिखती है, ठीक है। बहुत ही छोटा सा ऑर्गेन होता है, आप इसे माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। ये क्या होता है, ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यू विल रिकॉल दैट एमोविया इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे कि आप फिगर 6.1 के ए में देख सकते हैं, ठीक है। फिगर 6.12 के ए में आप देख सकते हैं, ठीक है। फिगर 6.12 के ए में देखिए आप, ये रहा, ये एमोइबा है, ये फिगर 6.12 के आप ए में देख सकते हैं। It begins the process of reproduction by the division of its own nucleus into two nuclei, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये जो होता है एमोइबा, ये क्या करता है, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होना शुरू होता है, ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू करता है अपना ही न्यूक्लियस जो है इसके पास, उसी ही डिवाइड कर देता है टू न्यूक्ली में। किस में डिवाइड कर देता है, टू न्यूक्ली। आप कह सकते हैं आप एक चॉकलेट खरीद के लाए, आपने उस चॉकलेट को आपके भाई बहन या आपके किसी फ्रेंड को भी खानी थी, तो आपने क्या किया, हाफ चॉकलेट उसे दे दी, हाफ आपने खुद रख ली। इस तरीके से ही ये जो एमोइबा होती है ये भी रिप्रोड्यूस करती है। ये क्या करती है, जो इसके पास न्यूक्लियस होता है ये उसी दो पार्ट में डिवाइड कर लेती है, ठीक है। दोनों के पास एक एक न्यूक्लियस पहुंच जाता है। दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ इट्स ओन बॉडी into two each part receiving a nucleus, जैसे कि आप फिगर 6.12 ए में सी में देख सकते हैं, एबीसी में, ठीक है। देखिए आपका क्या था, एमोइबा था, एमोइबा के अंदर आप ये रेड रेड जो देख सकते हैं ये है न्यूक्लियस, ठीक है। जब ये थोड़े टाइम बाद ही क्या हुआ, ये जो न्यूक्लियस है दो पार्ट में बंटना शुरू हो गया, क्या हो गया, दो पार्ट में बंटना शुरू हो गया, ये दोनों अलग होने लगे, ठीक है। उसके बाद इमेज सी में क्या हुआ, इमेज सी में वही न्यूक्लियस किस में डिवाइड हो गया, पूरी तरीके से बीच में से डिवाइड होकर अलग हो गया, और जो बॉडी थी इन दोनों न्यूक्लियस की वो भी एक दूसरे से धीरे करके अलग होने लगी, क्योंकि न्यूक्लियस भी एक साथ नहीं रहे। फिर क्या हुआ, फिर जब वो जो न्यूक्लियस था वो डिवाइड हो गया, बॉडी भी धीरे करके डिवाइड हो गई। तो बॉडी के डिवाइड होने के बाद क्या हुआ,
एक नया ऑर्गेन्स रिप्रोड्यूस हो गया। यहाँ पे जो आपका एक एमोइबा था उससे कितने फॉर्म हो गए, 2 एमोइबा फॉर्म हो गए, एक दूसरे में डिवाइड होकर। इस तरीके से पूरी एमोइबा रिप्रोड्यूस करता है। फाइनली 2 एमोइबा प्रोड्यूस फ्रॉम वन पेरेंट एमोइबा। दिस टाइप ऑफ asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into two individuals is called binary fission। इसमें क्या हुआ, इसमें वो जो एमोइबा थे वो एक ही पेरेंट एमोइबा से डिवाइड हो गए और 2 न्यू एमोइबा बन गए। दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कोई भी एनिमल क्या करता है, 2 इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि एमोइबा ने किया। पहले सिंगल ऑर्गेनिज्म था, फिर धीरे करके उसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर बॉडी डिवाइड हो गई और एक साथ फिर वो कुछ ही टाइम बाद 2 किसमें बढ़ गए, 2 एमोइबा में बढ़ गए। तो जिसमें जो जिस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है, एक एनिमल 2 इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब एक जो एमोइबा था वो 2 एमओए में डिवाइड हो गया और 2 न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म कर दिए, उसे हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम बडिंग एंड बाइनरी फिशन देयर आर अदर मेथड्स बाय व्हिच सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूसेस यंग वंस। इनके अलावा बडिंग और बाइनरी फिशन के अलावा कुछ और ऐसे मेथड्स भी होते हैं जिनमें एक सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस करता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ और टाइप्स भी होते हैं जिससे वो रिप्रोड्यूस करता है यंग वंस को। You will study about these in your higher classes। इन मेथड्स के बारे में आप अपनी हायर क्लासेस में और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इनके बारे में आप हायर क्लासेस में और पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है आपका फिनिश। लेकिन उससे पहले हम ये आपको एक छोटी सी स्टोरी दी है, स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन, इसी भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल। ठीक है, देखिए क्लोनिंग, अब ये जो आपकी पूरी स्टोरी है क्लोनिंग के ऊपर बेस है। क्लोनिंग कैसे होती है, क्लोनिंग क्या होती है, आप इसमें समझेंगे। ठीक है, तो क्लोनिंग क्या है, एक एग्जैक्ट कॉपी का प्रोडक्शन होती है, मतलब एक प्रोडक्शन होती है एक एग्जैक्ट कॉपी का एक सेल की, एनी अदर लिविंग पार्ट की या फिर पूरे के पूरे ऑर्गेन्स की। क्लोनिंग का मतलब है एक ऐसी एग्जैक्ट कॉपी का प्रोडक्शन एक सेल का या फिर किसी भी ऐसे लिविंग पार्ट का या फिर पूरे के पूरे ही ऑर्गेन्स का। Cloning of an animal was successfully performed for the first time by Wilnut and his colleagues at Ross Institute in Edinburgh, Scotland। ठीक है, तो ये जो क्लोनिंग होती है एनिमल की, ये सक्सेसफुली परफॉर्म की गई थी फर्स्ट टाइम कहाँ पे, विलनट, लैन विलनट और उसके कलीग्स के साथ रॉस इंस्टीट्यूट में एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में। वहां पे इन लोगों ने पहली बार क्या किया था, वहां पे इन लोगों ने पहली बार क्लोनिंग की प्रोसेस की थी। ठीक है, they successfully cloned एक sheep named Dolly। उन्होंने सक्सेसफुली एक शीप को जिसका नाम क्या था, डॉली था, उसे क्लोन किया था। डॉली was born on 5th July 1996 and was the first mammal to be cloned। और डॉली कब बॉर्न हुई थी, ये 5 जुलाई 1996 में बॉर्न हुई थी और पहली मैमल थी जिसे क्लोन किया गया था, मतलब पहली मैमल जिसे क्लोन किया गया था। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। ठीक है, अभी आपको इन शीप्स की जिसे को क्लोन वगैरह किया गया था उसके क्या है, ये आपको उसकी इमेजेस दिखाई गई हैं। ठीक है, और देखिए आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली, a cell was collected from the mammary gland of a female fin dorsal sheep। Simultaneously, an egg was obtained from the Scottish blackberry eve। The nucleus was removed from the egg and then the nucleus of the mammary gland cell from the fin dorsal sheep was inserted into the egg of the Scottish blackberry eve whose nucleus had been removed। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे इन लोगों ने क्लोनिंग डॉली को क्लोन करते वक्त आप इस शीप को देख सकते हैं जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फिन डॉर्सेट शीप बोल रहे हैं। इस शीप के मेमोरी ग्लैंड में से इन लोगों ने एक सेल को कलेक्ट किया था। किसे कलेक्ट किया था, एक सेल को कलेक्ट किया था। उसी टाइम पे एक एग ऑब्टेन हुआ था, किससे, स्कॉटिश ब्लैकफिरी ईवे, मतलब इस वाली स्कॉटिश ब्लैकफिरी ईवे से ये एक एग ऑब्टेन हुआ था, मतलब इन्होंने इससे एक सेल को उठाया और इसने एक एग को ऑब्टेन किया। तो उस टाइम वो जो एग ऑब्टेन हुआ, द न्यूक्लियस वाज रिमूव्ड फ्रॉम द एग। उस एग में जो न्यूक्लियस था, आपने पढ़ रखा है पहले भी कि जो कोई भी ऑर्गेन्स हर एक सेल से बना हुआ है, मतलब कोई भी ऑर्गेन्स बात करें तो उसमें एक सेल होता है ही होता है। कुछ सिंगल सेल होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। तो यहाँ पे हर सेल के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, अपन ये भी पढ़ रखा है। तो जब इन्होंने उस सेल को रिमूव किया, किससे, फिन डॉर्सल शीप से उन्होंने एक सेल को ऑब्टेन किया, मतलब निकाला, और उसके बाद जो एग उन्हें मिला स्कॉटिश ब्लैकफिरी ईवे से,
उस एग में से जो उसके सेल थे उसमें से न्यूक्लियस हटा दिया उन लोगों ने। क्या कर दिया? न्यूक्लियस हटा दिया। Then the nucleus of the mammary gland cell from the fin dorsal sheep was inserted into the egg of the Scottish black fairy whose nucleus had been removed. फिर इन्होंने क्या किया? जो सेल इन्होंने फिन डॉर्सल शीप से निकाला था, कहां से? फिन डॉर्सल शीप से निकाला था, उस सेल में जो न्यूक्लियस था, इन लोगों ने उस न्यूक्लियस को किस में डाल दिया? किस में डाल दिया? इन्होंने उस एग में डाल दिया, जो किससे ऑब्टेन हुआ था? स्कॉटिश ब्लैक फीरी ईवे से। मतलब जो इस फिन डॉर्सल शीप का जो सेल था, इन लोगों ने इस स्कॉटिश ब्लैक फीरी ब्लैक फेस ईवे के एग में डाल दिया। उससे क्या हुआ? जो एग का न्यूक्लियस था उन्होंने वो तो निकाल दिया, और उसमें फिन डॉर्सल शीप का क्या डाल दिया? सेल डाल दिया। द एग thus produced was implanted, ठीक है, द एग thus produced was implanted into the Scottish blackface ईवे। जो एग था वो क्या हुआ? वो प्रोड्यूस हुआ जिस तरीके से स्कॉटिश ब्लैक फीरी ईवी का हो रहा था, ब्लैक फेस ईवी का हो रहा था, इसी तरीके से इम्प्लांट होता रहा। डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलो नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वाज बोर्न। डेवलपमेंट उस एग का होता रहा जैसे नॉर्मली और हमेशा होता है, और कुछ ही टाइम बाद डॉली बोर्न हुई, ठीक है। दो डॉली वाज गिवन बर्थ बाय स्कॉटिश ब्लैक फेस ईवे, it is found to be absolutely identical to the fin dorsal sheep from which the nucleus was taken। इन लोगों ने क्या नोटिस किया? इन लोगों ने ये नोटिस किया, भले ही ये जो डॉली थी ये किससे बोर्न हुई थी? स्कॉटिश ब्लैक फेस ईवे से, उसके एग से, लेकिन तब भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ब्लैक फेस ईवे का नहीं था। सारी की सारी चीजें मतलब फेस टू फेस हर चीज उसकी किससे मैच कर रही थी? इस फिन डॉर्सल शेप से मैच कर रही थी, ठीक है। Since the nucleus from the egg of the Scottish blackface was removed, Dolly did not show any character of the Scottish blackface ईवे। Dolly was a healthy clone of the fin dorsal sheep and produced several offspring of her own through normal sexual means। देखिए इससे क्या हुआ? जो डॉली थी वो किससे ऑब्टेन हुई थी? वो स्कॉटिश ब्लैक फेस ईवे से बिलीव की उसने बॉन्ड, लेकिन उसका जो न्यूक्लियस था वो रिमूव कर दिया गया था। इस वजह से क्या हुआ? डॉली ने एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स या एक भी कैरेक्टर स्कॉटिश ब्लैक फेस ईवे का नहीं दिखाया। डॉली एक हेल्दी क्लोन था किसका? फिन डॉर्सल शेप का, और उसने ऑफ स्प्रिंग भी रिप्रोड्यूस किया, मतलब उसने भी रिप्रोड्यूस की पूरी प्रोसेस की, और नॉर्मल सेक्सुअल मींस की मदद से। अनफॉर्चुनेटली डॉली डाइड ऑन 14 फरवरी 2003 ड्यू टू सर्टेन लंग डिसीज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ? वो जो डॉली थी वो 14 फरवरी 2003 में डाई हो गई, मतलब मर गई। और किसकी वजह से मरी? किसी लंग डिसीज की मदद से। सिंस डॉली सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन एनिमल्स, डॉली के बाद कुछ और अटेम्प्ट्स भी की गई ताकि क्लोन एनिमल्स को बनाया जाए, लेकिन दिक्कत क्या रही? However, many die before birth or die soon after birth. The clone animals are found many times found to be born with severe abnormalities। ठीक है, तो क्या देखा गया? देखा ये गया कि कुछ भी कहो डॉली के बाद कितनी भी अटेम्प्ट्स किए गए हों, लेकिन तब भी क्लोन एनिमल में वो वाली बात नहीं आ पाई जो बर्थ के बाद, मतलब या तो कुछ लोग बर्थ, कुछ ऐसे एनिमल्स बर्थ से पहले मर गए, या फिर बर्थ के बाद ही ज्यादा टाइम नहीं जी पाए। मतलब एक तरीके से ये था कि उन लोगों की जो हेल्थ थी वो बहुत बेकार रही जो क्लोन करके बॉर्न किए गए। और ये जो क्लोन एनिमल्स थे, ये देखा गया कि ये जो क्लोन एनिमल्स हैं ये ज्यादातर कई सारी एबनॉर्मलिटीज के साथ बॉर्न हुए, मतलब नॉर्मल लोगों की, नॉर्मल एनिमल्स की तरह बॉर्न नहीं हो पाए, और उनमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी रही, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है आपका फिनिश। इसमें हमने कई चीजों के बारे में पढ़ा, फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पूरी रिप्रोडक्शन